ग्रेविटी कहां नीचे सर, v इंटू टी, डिस्प्लेसमेंट ऊपर सर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में माइनस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो mg इंटू वी टी, बिल्कुल आसान है। When external force is applied on an object and object displaced by some amount, देन वर्क इज सेड टू बी डन। बच्चा अच्छे सुनना बेटा एक बार, ऐसी एक लाइन लिखा है कि कहीं फोर्स लगा हुआ है, कोई डिस्प्लेसमेंट आ गया, बच्चों उसको वर्क बोलते हैं, ऐसा लिखवाया। अब बच्चों इसको मैं ऐसे तो आपको एक 3-4 तरीके से बताऊंगा, लेकिन आपका मेन पॉइंट पर है ना कि सर फोर्स होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। बच्चों मैंने डिस्टेंस नहीं बोला बेटा, जानबूझ के पहले आपको बोल दिया मैंने डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट को वहां अंडरलाइन करो। अच्छा देखो एक बार बच्चों, अलग अलग कंडीशन है, एक ही बात को मैं 2 तरीके से बोलता हूँ। जैसे बेटा m मास पे मैंने फोर्स लगा कर एंगल थीटा पे और d डिस्प्लेसमेंट इसने किया, तो वर्क करने का तरीका क्या होता है बच्चा? एक्चुअली वर्क ये होता है सर, अच्छे सुना बेटा, ये सीधा मुश्किल सा क्वेश्चन जब कराऊंगा ना मैं उसको सीधा आंसर इसी फॉर्म में कर दूंगा। आपने वर्क जानते हो, FD cos थीटा FD आप जानते हो, मैं उस फॉर्म की वजह थोड़ा दिखता हूँ। देखो कैसा वर्क ऐसा होगा बच्चों, सर यार एक काम कर लो, फोर्स का कंपोनेंट लो आप डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। सर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट हो सकता है, हाँ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मेरा बोलने का मतलब है बेटा, डिस्प्लेसमेंट आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, चाहे फोर्स यहाँ हो चाहे उल्टी डायरेक्शन में हो, लेकिन उसी लाइन पे हो। आप बच्चों फोर्स का कंपोनेंट ले लो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की लाइन पे, और प्रोडक्ट कर दो आप डिस्प्लेसमेंट के साथ, आंसर आ जाएगा। वर्क को मैं से डिफाइन कर सकता हूं बच्चों सिंपल, यदि मैं डॉट नहीं बोलना चाहता, कुछ और नहीं बोलना चाहता, ऐसा लिखा जा सकता सीधा, इट इज प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, ऐसा बोल सकता था। फोर्स का कंपोनेंट ले लो डिस्प्लेसमेंट की लाइन में और डिस्प्लेसमेंट गुना कर लो, अपने आप आंसर आएगा। दोबारा देखो एक बार इसी बात को बच्चों, इसको मैं दोबारा ऐसे बनाता हूं कि ये आपका मास m, ये आपका फोर्स F और ये आपका थीटा और वही डिस्प्लेसमेंट d। इसी वर्क को बच्चों मैं ऐसे भी लिख सकता था कि एक काम करो सर, आप फोर्स को मत छेड़ो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 2 चीजें हैं। यहां मैंने क्या किया बच्चों, फोर्स का कंपोनेंट लिया डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। या एक तरीका और हो सकता था सर, आप फोर्स को तो ऐसे ही रखो जैसे दिया हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लो बच्चों फोर्स की डायरेक्शन में, d cos थीटा। कैसे सर, ये d है तो जिसके साथ एंगल है वो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या आता बच्चों, नीचे d है तो यहाँ क्या आता d cos थीटा, क्योंकि ये आपका d था सर, थीटा जिसके साथ है वो d cos थीटा। तो बच्चों एक्चुअली जब भी मैं वर्क को डिफाइन करूंगा, एक बात तो आपको समझ में आती है सर, कुछ भी कर लो FD cos थीटा है, यदि FD cos थीटा इसको F डॉट D लिखा जाए कोई दिक्कत नहीं, ये आप पहले से जानते हो। लेकिन मैं जब क्वेश्चन करूंगा ना बच्चों, आपसे बार बार ये पूछूंगा, क्या बच्चों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट देख पा रहे? हाँ सर, किसी का भी कंपोनेंट, चाहे बच्चों फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की लाइन में ले लो, दोनों गुणा कर दो, चाहे बच्चों आप डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स की लाइन में ले लो, गुणा कर लो, तब भी आंसर है। इसका क्या फायदा है सर? इसका ये फायदा बच्चों आपको थीटा का चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। सर थीटा लेस देन 90 या ग्रेटर देन, ये वो उस चक्कर से आपको फायदा मिलेगा। एक बात और पता चला बच्चों, डॉट प्रोडक्ट है तो थीटा अपना क्या हो सकता है सर, ये 0 हो, 90 हो, 180 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ एक बात और लिख देंगे, फर्क आपका वर्क में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। SI यूनिट क्या होती है बच्चों इसकी? SI यूनिट हम जानते हैं बच्चों जूल है, और आपके पास CGS भी इसकी होता है बच्चों अर्ग है, और 1 जूल जो होता है बच्चों दैट इज इक्वल टू 10 पावर 7, ये आप जानते हो। डायमेंशनल फार्मूला M1L2T-2, सही है क्या बच्चों? मैं आपको 2 लाइन लिखवाता हूँ, फिर आप पहले ये बनाना, फिर एक लाइन लिखवाऊँ, फिर ये बनाना, फिर लास्ट में आएगा, सही है क्या? पहले जो लिखवाया जनरलाइज जैसे डेफिनेशन लिखवा दी कि वर्क कब मानते हैं, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गुणा करेंगे तो आंसर आएगा कुछ। एक अब लिखवाओ अच्छे से, वर्क की डेफिनेशन है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों 2 चीजों को अंडरलाइन करो आप, एक तो लिखा आपने फोर्स इन द लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अंडरलाइन किया, एंड के बाद फिर डिस्प्लेसमेंट को अंडरलाइन किया। समझ में आएगा सर आपको गुणा करने किसकी, फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट की लाइन में है और खुद डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा। पहले वाला जो डायग्राम है बच्चा, आप ये बनाओ, ये वाला डायग्राम बनाओ, तो बहुत बढ़िया सा सवाल मैं डायरेक्ट इसी तरीके से करा दूंगा। सिर्फ ये वाला डायग्राम आप बनाना, वो आपको मैंने बताया बच्चों, फोर्स का कंपोनेंट ले लिया डिस्प्लेसमेंट की लाइन में, इन द डायरेक्शन नहीं बोल रहा बच्चा मैं, है ना, लाइन बोल रहा हूँ। हो सकता है फोर्स आपकी डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, लेकिन लाइन सेम रहेगी। और ऐसे बीच में ऐसे और लिख के नीचे लिखो, और उसके नीचे लिखो, और के बाद लिखो बच्चों, इट इज प्रोडक्ट ऑफ, आराम से बनाना, नीचे लिखो आप,
इट इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन लाइन ऑफ फोर्स, अंडरलाइन करके, डिस्प्लेसमेंट इन लाइन ऑफ फोर्स एंड फोर्स। बच्चों डिस्प्लेसमेंट इन लाइन ऑफ फोर्स को भी अंडरलाइन करो, एंड लगा के फिर फोर्स को अंडरलाइन करो। डिस्प्लेसमेंट इन लाइन ऑफ फोर्स एंड फोर्स। ये वाला डायग्राम आप बनाओ बेटा, ये वाला डायग्राम बना के आप F गुणा में आएगा D cos थीटा। ये ऊपर वाला कि D का कंपोनेंट आपने ऊपर लिया, कंपोनेंट वाली कहानी सुना चुका बच्चों। देखो बेटा फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, हम ले सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, सही है क्या। और कंपोनेंट जिसके साथ थीटा हो कोस थीटा, ये हमने बताया। नीचे एक दो लाइन और लिखवाऊंगा मैं, लिखो बच्चों नीचे एक दो ये बाद में लिखना है, एक दो लाइन और लिखवा रहा हूं। वर्क मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, वर्क मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, ऐसा लिख लो बच्चों। यदि थीटा बेटा लेस देन 90 है, वर्क जो आपका पॉजिटिव आएगा। यदि बच्चों थीटा आपका जो है 90 डिग्री है बेटा, वर्क आपका जीरो आएगा। थीटा बच्चों यदि ग्रेटर देन 90 है तो बच्चों वर्क आपका नहीं। हम जानते हैं किसका कौन किसके बीच में एंगल है बच्चों, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये कहानी हम जानते हैं, इसका मैं यूज ही नहीं करूंगा। आपने पढ़ा हुआ इसलिए लिखवा रहा हूँ, अपने एंगल से पढ़ा हुआ है। लेकिन मैं तो क्या करूंगा सर, फोर्स का कंपोनेंट ब्रेक करूंगा डिस्प्लेसमेंट में, या डिस्प्लेसमेंट करूंगा फोर्स में। यदि दोनों परपेंडिकुलर तो आंसर जीरो है। यदि बच्चों डिस्प्लेसमेंट ऐसे और फोर्स ऐसे अपोजिट है तो आंसर नेगेटिव वर्क है, सही है क्या। मैं तो आपसे बच्चों जो पहले सिखाया ना आपको उसके बेस पे वर्क निकलवाऊंगा कि बच्चों डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, गुणा किया आपने पॉजिटिव, अपोजिट में था नेगेटिव। फिर भी यदि आपने एंगल से पढ़ा हुआ तो इसलिए मैंने पॉजिटिव नेगेटिव इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब ये वाला बना लो, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी, और ये कार्य जो लिखी वो बनाओ। जो बात मैंने बोली बेटा कंपोनेंट वाली, उससे कितना डेंजरस सवाल मैं बनाऊंगा आप देखना, सिंपल एक डेफिनेशन बेस पे ही। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, बताने की जरूरत नहीं बच्चों, एफ डॉट डी है तो डॉट प्रोडक्ट में आंसर हमेशा स्केलर आता था, बल्कि इसका नाम भी स्केलर प्रोडक्ट था, याद है क्या आपको। वेक्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ। आपको बच्चों क्वेश्चन करता हूँ मैं दो, उन क्वेश्चन को मैं यदि डेफिनेशन ऐसे ना बताए करवाऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे, पहले देखा होगा तो थोड़ी दिक्कत है। देखो कैसा क्वेश्चन, देखो इसको हटा रहा हूं बेटा, आपने लिख लिया होगा बच्चों। एक क्वेश्चन आप देखो, हमारे पास एक ऐसा हेमिस्फेरिकल बाउल है, यहां बच्चों आपके पास जो है मास m रखा हुआ है, और इस बाउल की जो आपकी रेडियस है बेटा कैपिटल R। ऐसा फोर्स आपने F लगाया, F इज ए कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स, ऐसा है। इफ F इज ए कांस्टेंट, बच्चों मैं कांस्टेंट अभी ऐसे लिख रहा हूं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल हमें दिखाई भी दे रही है, हॉरिजॉन्टल फोर्स। आपसे बच्चों मैं अलग अलग टाइप से सवाल पूछता हूं। पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं ये पूछता हूं, जब ये A वाले पॉइंट से B वाले पॉइंट पे मास चला जाएगा, ये आपका A से B गया तो आपको वर्क निकालना है, फोर्स F ने कितना वर्क किया और ग्रेविटी ने क्या वर्क किया, एक चीज। ये सवाल मैं सोल्व कर रहा हूं, आपको कौन सा सोल्व करना है, आपको यही बाउल में यही मास M और आपको वही रेडियस R, आपको थीटा एंगल तक लेके जाना है, ये A और ये B। ये सवाल आपको सोल्व करना है, सही है क्या। पहले ये देखो आप क्वेश्चन कैसे सरलता से करता बच्चों। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आए ना तो हमें संकट हो जाएगा, पता नहीं सर कैसे फोर्स लग रही, कहाँ एंगल है, डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा, हम नहीं जानते। लेकिन मैं कैसे आराम से करता हूँ, देखो इसको बच्चे, यहाँ ही अपने पास अच्छा दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने आपको अंडरलाइन करा बेटा डिस्प्लेसमेंट। आप देख लो कहाँ से कहाँ गया हूँ, मतलब है मेरे लिए। दोबारा देखा सर, यहाँ आपके पास A पे और ये यहाँ B पे चला गया, सही है क्या। अब फोर्स ऐसा है बच्चों, जब ये A से B गया, जब बच्चा आपका यहाँ कहीं A और यहाँ कहीं B है, A से B पे गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, और डिस्प्लेसमेंट क्या दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन से जोड़ा हुआ है, ऐसा करेंगे ना सर। √2 नहीं लेना करना सर, डाउट सुनते रहे ना आपको सर। डिस्प्लेसमेंट तो मैंने ऐसे सुना था, A और B है, सीधी लाइन जोड़ दो, ऐसे ही सुना था हमने तो। लेकिन अब दोबारा लाइन को पढ़ो, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बोला था क्या। डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन कैसी है बच्चों, हॉरिजॉन्टल। कैसी डिस्प्लेसमेंट लूंगा मैं, हॉरिजॉन्टल वाली। बच्चों यहां से यहां कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, मेरे ख्याल से तो R है, सही बोला क्या। और यहां से यहां कितनी दूरी है R। बच्चों मेरे ख्याल से आपका A से B जाने का वर्क जो लोगे ना आप, सर फोर्स कैसा लिया F, इसी डायरेक्शन में आगे डिस्प्लेसमेंट भी है, तो इसलिए पॉजिटिव इंटू R, आंसर आ गया। दोबारा देखो आप बच्चों, आप ग्रेविटी का वर्क निकालते, A से B का, किसका वर्क निकाला मैंने, F का। A से B आप यदि ग्रेविटी का वर्क निकालते हैं mg का, देखो मैं कैसे सोचता, ऐसे सोचता
सर आपकी mg कहाँ लगी है, ये यहाँ पे आपका मास और mg नीचे, और ये यहाँ से यहाँ चला गया। सर फोर्स की डायरेक्शन कहाँ, नीचे। इसी डायरेक्शन में ए से बी का डिस्प्लेसमेंट आप देखो, ए से बी का डिस्प्लेसमेंट कौन सा सर, ये है, ये आपका ए था और ऊपर आपका बी है। इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये है, सही बोला क्या मैंने बच्चों? इसमें डिस्प्लेसमेंट ए से बी में क्या है, आर, उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या बेटा, आर। लेकिन देखो अब डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और फोर्स कहाँ है, मेरे ख्याल से आंसर आ गया mg इंटू आर। और बात पकड़ में आई है? अदरवाइज मैं तुम्हें पता कैसे सिखाता बेटा, डिस्प्लेसमेंट रूट 2r है, एंगल 45 डिग्री है, कट दो, समझे क्या? उस डेफिनेशन का ये फायदा हुआ, जब आपको डिस्प्लेसमेंट लेना है आप इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लो, सीधा गुणा कर दो, आंसर आएगा। सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव है, अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव है। इसका देखो एक थोड़ा सा आप आइडिया लगा पाओगे अच्छे से। बच्चों यदि मैं बोलता हूँ बेटा आप बताना एक बार, वही फोर्स आपकी F है, वही फोर्स आपकी F है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? देखो आप कैसे सोचते, सर ये कितना था R, ये भी कितना बेटे R, एंगल क्या, थीटा। सर आप यदि आपने बोले इस दिशा में बताओ, इस डायरेक्शन में आप बताओ, कैसे बताता? सर ये R है, यदि आप बोलते जिसके साथ थीटा है, जिसके साथ थीटा मतलब यहां से यहां की दूरी कितनी होती, R कोस थीटा, ये क्या बनता बेटा, R साइन थीटा। सही बोला क्या? अरे भूल गए हो, वेक्टर कंपोनेंट करना सिखाया था मैंने, जहां वेक्टर है जिसका थीटा कोस थीटा बचा हुआ साइन थीटा। सही बोला बेटा मैंने? यहां देखो एक बार, तो बच्चों मैंने ये टोटल दूरी R थी ऐसे वाली, ये भी R थी, तो मैं चाहता हूं सर वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में आप बता दो। तो वर्टिकल में मैंने क्या बताया सर, ये आपका क्या होगा, R कोस थीटा। क्यों? R है जिसका थीटा R कोस थीटा, क्या है, R साइन थीटा। अब देखो बच्चों, यहां से और यहां गया, R साइन थीटा गया, डिस्प्लेसमेंट कहां है, फोर्स की डायरेक्शन में है। तो यहां यदि मैं बोलता बच्चों बताओ F का वर्क क्या आ जाता, प्लस आ जाता पहली बात, और F इंटू R साइन थीटा। बात सही है क्या बच्चों? यदि बेटा मैं ग्रेविटी का बोलता तो सर ग्रेविटी कहां लग रही है, नीचे, और कितना चेंज हुआ सर, ये यहां से उठ के और यहां चला गया, ऐसे ही तो है सर, यहां से यहां चला गया। टोटल कितना था R, ये कितना है आपका ऊपर R कोस थीटा, तो मेरे ख्याल से डिफरेंस आ जाएगा R माइनस R। बात समझ में आई आपको? ये डेफिनेशन का कमाल है, इसमें चाहो तो वैल्यू पुट कर लो, थीटा का पहले वाला आंसर भी आएगा। मैंने कैसे किया, सिंपल ब्रेक किया, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, अपने आप आंसर आएगा। अब देखना एक बार, बात यदि पकड़ पाए हो तो अच्छे सुनना। लिफ्ट है बच्चों, बहुत शानदार सवाल है बच्चों। एक लिफ्ट है बेटा, ऊपर ये v वेलोसिटी जाती है, t टाइम तक ऊपर चलती है, ये v वेलोसिटी से t टाइम का मैं बोलना चाहता हूं आपको, डिस्प्लेसमेंट v इंटू टी है। सही है क्या बच्चों? इसके अंदर एक इंक्लाइंड प्लेन रखा है, उसका एंगल थीटा है, इसके ऊपर मास m ऐसा रखा हुआ है। बच्चों आपको वर्क निकालना है नॉर्मल फोर्स का, और वर्क आपको बताना ग्रेविटी का। मैं आपसे सिंपल सिर्फ ये पूछता हूं फिलहाल बच्चों, ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? मैं कैसे सोचूंगा सर, ग्रेविटी कहां लगती है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहां है, नेगेटिव वर्क है सर। यदि मैं बोलता बेटा नॉर्मल का वर्क कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? सर नॉर्मल होती तो ऐसे है, लेकिन मैं जानता हूं डिस्प्लेसमेंट मेरी इस फॉर्म में, तो मैं फोर्स का कंपोनेंट लूंगा, तो आपकी नॉर्मल ऊपर, ये भी ऊपर कैसा आएगा, प्लस। ये वाला पहले वाले आप कॉपी करो, उसका फिर कमाल देखेंगे। अरे सिंपल डेफिनेशन का फायदा है ये। मैं आपको एफ डी कोस थीटा बताऊंगा तो ये सवाल नहीं बनाओगे तो आप 5 मिनट लगा रहे हो। यदि आप सीधा डिस्प्लेसमेंट लोगे तो आंसर आएगा। देख रहा हूँ वाला बिल्कुल गजब होगा। उसमें 2-3 चीज़ों का फायदा हो रहा है बेटा इस चीज़ से। एक तो आप ये चक्कर में नहीं पड़ रहे सर थीटा 135 डिग्री वैल्यू कैसे पट कर रहे, मुझे करना ही नहीं, आप कंपाउंड ले लो 135 एक साइड से 45, हमने कंपाउंड लिया अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव आंसर है। मैं एंगल नहीं देखना पड़ रहा बार बार, क्योंकि मैं जानता हूँ यदि मैं बच्चा होता 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल है तो मैं डरता हूँ वैल्यू निकालने में। आ जाएगी 1/2, पता नहीं -1/2 है, पता नहीं +1/2, आंसर गलत हो जाएगा। और यह वर्क का सवाल जब भी हो रहा प्लस माइनस आप पहले देख लोगे तो 2 ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने लिया बच्चों डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट लें, क्योंकि मैं जानता हूँ इसमें मेरा फायदा है डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट करने में। आगे वाले में देखना मैं फोर्स वाले करूँगा, आपको समझ में आएगा सर क्यों करना पड़ रहा है। बना बच्चों आपने, आप बनाओ आराम से। जहाँ मैंने टाइम खराब किया ना बेटा NLM में, वेक्टर में, काइनेमेटिक्स, उसका मैं डायरेक्ट यूज करूँगा। मैं आपको पहले बताऊँ, मैं यदि ऐसा मैं दोबारा बोल रहा हूँ ना कि बेटा आर के साथ डिस्प्लेसमेंट एंगल थीटा आर कोस थीटा, आपको समझ में आना चाहिए। हाँ सर ने बोला था जिसका थीटा उसको हम आर कोस थीटा लेंगे और जिसके साथ नहीं उसको आर साइन, ऐसा मैंने आपको कंपाउंड लिया जब सिखाया था। दोबारा एक बार देखो बच्चों, इस सवाल के ना ऑप्शन बहुत डेंजरस होते हैं। mg साइन स्क्वायर थीटा कोस, ऐसे ऊट पटांग कुछ भी ऑप्शन होते हैं। देखो मैं कैसे करता हूँ आराम से सर, 2 ही बातें देखो। ये आपको बोलना पहला सवाल ग्रेविटी का वर्क निकालो, देखो कैसे निकालता मैं सर। पहली बात तो ये है कि ग्रेविटी का बोलते हो तो ग्रेविटी कहाँ लगाओ, ग्रेविटी फोर्स mg नीचे है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ बेटा ऊपर। सो पहली बात तो आ गया माइनस,
और mg इंटू वी टी आंसर आ गया, बात खत्म। सही है क्या? mg इंटू वी टी आपका आंसर आ गया। ठीक बच्चे, यहाँ साथ में फ्रिक्शन का वर्क भी निकालेंगे अभी। यदि कोई बोलता सर नॉर्मल का आप बताओ, क्योंकि फ्रिक्शन आपको पढ़ा दिया बेटा मैंने। अब फ्रिक्शन यहाँ कहाँ लगना चाहिए सर? ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से सुडो वुडो कोई फर्क पड़ नहीं रहा सर। ये mg sin थीटा नीचे होता तो उसको रोक रहा था, इसका मतलब यहाँ फ्रिक्शन हुआ कहीं। सही है क्या? तो आपको बच्चों फ्रिक्शन का वर्क भी यहाँ बताना। देखो एक बार कैसा नॉर्मल का निकालते हैं एक बार बच्चे से। सर देखो नॉर्मल फोर्स होती है ऐसे, लेकिन सर ये डिस्प्लेसमेंट मेरी ऊपर की डायरेक्शन में है। या तो डिस्प्लेसमेंट को यहाँ ब्रेक कर लो, या सर फोर्स को डिस्प्लेसमेंट। बच्चों कंपोनेंट करना मेरे लिए हमेशा ही हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में आसान होता है। तो इसलिए देखो मैं कैसे करता हूँ। एंगल देखना बेटा, समझना एक बार। ये थीटा बच्चों, तो आप एक बार यहाँ देखो ऐसे लाइन बना दी। सही है क्या? आपके पास ये थीटा बच्चों, तो ये एंगल कितना बनेगा वो निकाल रहा हूँ सर। ये आपका 90, ये आपका 90 माइनस थीटा, और ये फिर से थीटा। सही है क्या? दोबारा देखो बच्चों, ये कितना बन जाएगा आपके पास एंगल बेटा? चाहे आप इसको ऐसे बना लो, हॉरिजॉन्टल में बना लो और आसान लग जाएगा। हॉरिजॉन्टल में आप बनाओगे सर, ये थीटा है तो ये देखो बेटा, ये थीटा तो ये थीटा, 90 माइनस थीटा और ये थीटा। सही लिखा क्या? पता नहीं। थीटा ये वाला थीटा, 90 माइनस थीटा, ये 90 दे भी थीटा। सही है। अब एन का एक कंपोनेंट यहां जाएगा, एन का एक कंपोनेंट ऊपर की दिशा में कितना बेटा? सर एन कोस थीटा। बस सही लिखा क्या? और बच्चों ऊपर के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वीटी है और प्लस आंसर आएगा सेम। सर नॉर्मल का पूरा आंसर नहीं आया। नॉर्मल का एक कंपोनेंट एन साइन थीटा भी है बच्चों। एन साइन थीटा कहाँ आएगा बेटा? यहाँ बच्चों एन साइन थीटा और वीटी में कितना एंगल है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री वर्क क्या होता है? जीरो। सोचने की जरूरत नहीं। सही है क्या? ऑप्शन एन की फॉर्म में नहीं बेटा, क्योंकि मुझे एम दे रखा है और थीटा दे रखा है। मास एम दिया है और थीटा दिया हुआ है, तो एम थीटा इस फॉर्म में आंसर होंगे। जो फॉर्म दिया उसी में तो होंगे। तो एन की एक वैल्यू तो आपको कभी सर टा मारा हुआ है। अरे नॉर्मल क्या होती है आपकी? नॉर्मल क्या होती है बेटा? यहाँ एम जी कोस स्क्वायर थीटा वी टी। सही लिखा क्या? बिल्कुल सही लिखा है। क्यों? एन आपका एम जी कोस थीटा, तो इसलिए आपने लिख लिया है। ठीक, आखिरी और लास्ट आप देखो बेटा, फ्रिक्शन वाला वर्क। लास्ट में देख रहा हूं बच्चों, फ्रिक्शन वाला वर्क। फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं जानते अभी, अब देखेंगे। सर फ्रिक्शन क्या है? रुका हुआ है, तो फ्रिक्शन जब रेस्ट पे है, मैं बोलता हूं बच्चों ये पूरा सिस्टम आपका रेस्ट पे है, अंदर वाला ब्लॉक। तो फ्रिक्शन क्या बोला था आपको यार? एम जी साइन थीटा ही। जब रेस्ट पे होगा तो अप्लाइड फोर्स, तो फ्रिक्शन क्या होता है? बराबर। सर मैं फ्रिक्शन को म्यू एम जी कोस थीटा नहीं लूंगा ना, रेस्ट पे है तो वही अप्लाइड फोर्स और वही आपका फ्रिक्शन है। बस कंपोनेंट आप देख लो। सर ऐसे एफ है, ये वाला थीटा है, तो ये क्या आ जाएगा? एफ कोस थीटा। सही बोला बेटा? ये कितना आ जाएगा बेटा? एफ साइन थीटा। मेरी ख्याल से एफ कोस थीटा का वर्क तो हो जाएगा जीरो, कोई दिक्कत ही नहीं, 90 डिग्री है। ऊपर की दिशा में क्या है बेटा? एफ साइन थीटा। ऊपर में ही क्या है? वीटी। गजब हो गया क्या? फ्रिक्शन का वर्क पॉजिटिव भी आ रहा है। अरे ऊपर क्या है? फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट एफ साइन थीटा, नीचे क्या बेटा? एफ कोस थीटा। फ्रिक्शन का वर्क कैसा रहा? पॉजिटिव। सर फ्रिक्शन की वैल्यू क्या यूज करूं मैं? एम जी साइन स्क्वायर थीटा इंटू वी। मेरी ख्याल से तो सही है भाई। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या यूज किया बेटा मैंने? एम जी साइन थीटा। क्यों? क्योंकि रेस्ट पे है सर, रेस्ट पे आपका फ्रिक्शन क्या होता है? एम जी साइन थीटा। बात समझ में आई क्या? बना के देखो। अरे इस फॉर्म में आंसर होते हैं ना, डर के ही जी निकल जाए। इस फॉर्म में आंसर लिखो ना बेटा, स्क्वायर में, स्क्वायर में तो देख के आदमी डर जाए। जबकि काम कितना आसान था, सिर्फ कंपोनेंट पर एक गुणा किया। दोबारा बता रहा हूं बच्चों, एक से पूरा सुनो। पहली बात, लिफ्ट ऊपर जाती है, लेकिन जो मास एम हो रेस्ट पे रखा हुआ बच्चों, वो लिख दिया मैंने, मास एम जो रेस्ट पे रखा हुआ है। फिर मैंने क्या किया सर, आप अलग अलग फोर्स का बताओ, ग्रेविटी का बताओ, फ्रिक्शन का बताओ, नॉर्मल का। यही फोर्स यहाँ और क्या फोर्स है? ग्रेविटी कहाँ? नीचे सर, v इंटू टी, डिस्प्लेसमेंट ऊपर। सर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में माइनस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो mg इंटू वीटी। बिल्कुल आसान है। आप बताओ सर नॉर्मल का। तो बेटा ये एंगल आपको समझ में आया, मैं थीटा कैसे लिया। ऊपर v इंटू टी है तो ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, या तो आप नॉर्मल का एक कंपोनेंट यहाँ तोड़ लो या वीटी का यहाँ कर लो। तो मेरे लिए आसान है बच्चों, मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट करता हूँ। तो बच्चों ये थीटा थी, ये भी थीटा हुआ, ये टोटल आपका कितना था बच्चों? 90 माइनस थीटा, फिर से थीटा, सही है। एन का एक कंपोनेंट ऊपर का एन कोस थीटा, ये क्या है? एन साइन थीटा। एन साइन थीटा का वर्क जीरो है, कैसे पता चला? सर डिस्प्लेसमेंट ऊपर, एन साइन थीटा यहाँ 90 डिग्री है, एक बच गया एन कोस थीटा। सर एन कोस थीटा भी ऊपर और v इंटू टी भी ऊपर, इसलिए पॉजिटिव वर्क है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एन की वैल्यू क्या होती थी बच्चों? अरे एन की वैल्यू क्या होती थी? एम जी कोस थीटा, वही मैंने पुट किया है। जब बोला फ्रिक्शन की बात किया, सर फ्रिक्शन ऊपर आपने क्यों लगाया? ये सवाल आप पूछ सकते हो। बेटा एम जी साइन थीटा नीचे था, ये मूव करना चाहता था रेस्ट पे, इसका मतलब ऊपर फ्रिक्शन लगा होगा। इसके कंपोनेंट ब्रेक किए सर, ये एफ कोस थीटा, इसका जीरो ओवर, क्यों? 90 डिग्री पे है। ऊपर एफ साइन थीटा, तो एफ साइन थीटा इंटू वी टी। बच्चों दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए प्लस वर्क भी आया। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या यूज किया मैंने?
म्यू एम जी कोस थीटा नहीं किया। मैंने बोला जब आपकी चीजें जो आपका ब्लॉक रेस्ट पे है बच्चों, फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स यहाँ क्या है, एम जी साइन थीटा, उससे आंसर है। सही है क्या? बनाओ शाबाश। बोल बेटा, लिखवा था मैंने फ्रिक्शन में वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, देखो हो रहा है। ये कौन से सवाल थे जो पूरा वर्क पावर बढ़ के हम नहीं कर सकते? एक्चुअली कहाँ से होता बच्चों, ये डेफिनेशन से। कंपाउंड पहले लिया हुआ है, सिर्फ गुणा करना हमें आना चाहिए, गुणा हमें आती है। अरे 2 गुणा 2 4 जानते हो ना? पता नहीं ऐसा होता बेटा। डबल स्टार सवाल है बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है, कई बार आया हुआ एग्जाम में। इसके ऑप्शन ऐसे डेंजरस तो देख के छोड़ देता बच्चा, उसको और खतरनाक बना होता है। इनके साथ एंगल पहले अल्फा बता देता, वो अल्फा है तो कोई दिक्कत नहीं, पता है इनका इनको अल्फा बन जाता है, उसके हिसाब से गुणा कर लेते। अलग अलग फोर्स का वर्क निकालना सिखाता हूँ। एक टाइप का सिंपल वाला आप जानते हो, सिर्फ एग्जाम्पल में कराऊंगा। अब बच्चों अलग संभावनाएं आ जाएंगी। जब एफ डॉट डी है तो सिंपल आपको डी दे दिया, एफ दे दिया, मल्टीप्लाई कर लो। पीएमटी में पूछा सवाल है, उसको ही बच्चों में 2 टुकड़े से बता देता हूँ। सिंपल एफ दे, डी दे, तब भी मल्टीप्लाई करना है बच्चों। R1 R2 दे दिया तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको बनाना मैंने सिखा रखा। R2 माइनस R1 से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा और एफ डॉट डी उससे भी आंसर आ जाएगा। अलग अलग 4 फोर्स दे तब भी मैं F1 प्लस F2 प्लस नेट फोर्स करूँगा। देखो एग्जाम्पल आप अब बनाया बच्चों आपने, जैसे मैं फ्रिक्शन वाला साइड में अलग बनाना बेटा, आप अलग से बना लेना। अब जाके फिर थीटा भूल जाए कहाँ से लिया था। ये तो आपको मैंने सिंपल डेफिनेशन 3 टाइप से मैं सवाल बताता हूँ बच्चों वर्क किया आपको। फोर्स कांस्टेंट का, डॉट प्रोडक्ट का, ये भी कांस्टेंट फोर्स वाले किए हैं। और एक आपका एरिया से सवाल बन सकता है। एरिया वाले क्वेश्चन यहाँ शुरू करूँगा, वो आपका ऐसे जब तक चलता रहेगा। एरिया का एक्चुअली बच्चा आपका वीटी कर्व से शुरू हो गया था, आपको याद है तो बना बच्चा आपने एटी वीटी कर्व वहाँ शुरू हो गया। देखो एक बार, जैसे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल, एक बार देखना बच्चों एक बार बेटा। आपको क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके। पहले मैं आपको डॉट प्रोडक्ट का सिंपल क्वेश्चन कैसे पूछता है पीएमटी में देखो। आपको दे दिया बच्चों एफ इज आई प्लस जे माइनस के, डिस्प्लेस ए पार्टिकल। बच्चों ऑब्जेक्ट बोल दो, पार्टिकल बोल दो, अभी तक हम पार्टिकल ही पढ़ते हैं। पार्टिकल फ्रॉम आपको दे रहा 1,2,-3 टू 2,-1,4, ऐसा कुछ भी आपको दे दिया। वर्क आपको निकालना, कोई दिक्कत नहीं। सर आपका फोर्स वेक्टर में दिया हुआ है तो हम पहले क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाएंगे। डी वेक्टर बनाने के लिए क्या करते रहे बच्चों, सर R2 माइनस R1 फाइनल माइनस इनिशियल, 2 माइनस 1 आई कैप, -1 -2 -3 जे कैप, 4 माइनस। अरे बात समझ में आई आपको? यदि बच्चों वर्क कर अच्छे सुनते रहो बेटा, ऐसे आसान सी चीज है तो बता रहा हूँ बस। लेकिन पीएमटी में कई बार पूछा हुआ है, पीएमटी में बहुत बार सिंपल गुणा करवाई हुई है। एफ डॉट डी करने का, आई से आई के और आई की गुणा, जे और जे गुणा बता चुका वेक्टर में। यह कितना बेटा, आई में 1 और ये 1 तो 1 × 1 1, -3 और +1 -3, 7 और ये -1 तो -9 जूल। बस एक तरीका ये हो गया। एक क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछता बेटा, F1 दिया हुआ I माइनस जे, अच्छे सुनना एक बार, F2 दिया हुआ है 2I + J -3 की कुछ भी, F3 दिया हुआ कुछ भी, और डिस्प्लेसमेंट देने का अलग तरीका। अभी मैं सिंपल डिस्प्लेसमेंट लेता हूं, लेकिन एक डिस्प्लेसमेंट मैं आपको बता चुका किस टाइप से देगा। सिंपल फोर्स दिया, 2 अलग पॉइंट दिए तो डी बना के मल्टीप्लाई किया। अब 2 3 4 5 फोर्स दिया, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट दे चाहे R1 R2 से दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार क्या करेगा वो, एस के बजाय बोल देगा एक पार्टिकल, एक, चलो उसी फॉर्म में लिखते हैं, ए है 0 1, 2 गया C 2, 1, -3 वाया बी, कुछ भी आपको दे रहा बेटा 1 5 -3, कुछ भी ऐसा डाटा आपको दे रहा, उससे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। इधर में कंसेप्ट है क्लियर है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर कितनी फोर्स दी, कितनी दी हो, चाहे 10 दी हो, हमें एक चीज चाहिए एफ और एक चाहिए डी वेक्टर। बच्चों एफ नेट बना लो पहले तो, एफ नेट बनाना सिंपल जोड़ दो। सर वेक्टर जोड़ना आपको आता है, आई जे में तो आसान है, 3I आपका 0 हो गया J और K हो जाएगा -2K। सर डी वेक्टर बनाओ, सर वाया क्या कुछ भी देता है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है, मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। उसके अंडरलाइन भी हमने किया बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या C तो 2 -0 तो 2I कैप, सही लिखा बेटा। ये 1 -1 तो आपका 0 J कैप, और ये -3 और -2 तो -5K कैप। अरे वर्क नहीं बना सकते क्या, F डॉट डी, F वाले का 6 + 10। बात समझ में आई है क्या? ये डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में सवाल यदि पूछा जाएगा, सिंपल F दे डी दे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, F दे R1 R2 दे तो D बना के कर दो बच्चों। यदि अलग अलग फोर्स के तो सबको जोड़ दिया, D बना लिया और मल्टीप्लाई किया, आंसर है। सही है क्या बच्चों? बनाओ शाबाश। पहले वाला छोड़ा है क्या, ये तो बना लिया।
जब मैं आपको काइनेटिक एनर्जी साथ में पढ़ाऊंगा तो वो क्या करेगा, साथ में आपको इनिशियल वेलोसिटी दे देगा, फाइनल पूछ ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वर्क यही निकालना है। ये कंसेप्ट क्लियर हो आपको? डॉट वाला ऐसे पूछेगा 2-3 तरीका, इसके अलावा कुछ है नहीं उसके पास। इस टाइप की फोर्स को बच्चे कांस्टेंट फोर्स बोला जाता है, इसकी वैल्यू फिक्स है, क्योंकि आई जे क्या मैग्नीट्यूड निकालना आप जानते हो। टेस्ट देने आओगे क्या? कम बच्चे आते हैं टेस्ट देने आया करो। क्वेश्चन बता दूँ, ये बोल रहे हैं मैंने 10 ले लो, ये +1 है बेटे ना, बताओ तो ये ऐसा 1 है, डंडा नहीं। दरिंदा है तू। वर्क पावर के आज जाके प्रीवियस ईयर लगा देना, 80% आप लगा पाओगे। वो ज्यादातर सवाल आपका वर्क से ही पूछता है। एक टाइप है कांस्टेंट कंपाउंड देने वाला, एक टाइप सिंपल एप्टीट्यूड डी वाला। एक अभी सिखा रहा हूं आपको वेरिएबल फोर्स, आप जानते हो वैसे ही बस बता रहा हूं। एक वेरिएबल फोर्स होता है, एक एरिया डिपेंडेंट है। इतना सा आएगा तो आपके 70-80% सवाल बन जाएंगे वर्क पावर के। बना लिया बच्चों आपने? एक होता बच्चा, आप लिख लो यहाँ, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स क्या होती है बेटा? जो एक्स पे, वाई पे, जेड पे डिपेंड हो, या टाइम के साथ वेरी करती, कुछ भी ऐसा हो सकता है। वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। देखो एक बार, यदि बच्चों आपके पास फोर्स कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है, समथिंग एक्स आई कैप, वाई जे कैप, कुछ इस टाइप से आपका फोर्स दिया हुआ है, एक्स और वाई के साथ डिपेंडेंट है। लेकिन मैंने स्पेशल ऐसा डाटा लिया बच्चों, आई में सिर्फ एक्स वेरिएबल लिया मैं, जैसे एक्स है, एक्स स्क्वायर +1 ऐसा कुछ है। लेकिन आई वाले के साथ मैंने सिर्फ एक्स की टर्म ली है, वाई की टर्म कहाँ ली? जे के साथ आपने ली है। देखो बच्चों, तो वेरिएबल फोर्स को जब आप वर्क बनाओगे तो आपको छोटे छोटे टुकड़ों में करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं बेटे F.dr। इंडिकेट किया तो वर्क बन जाएगा। जैसे बच्चों यदि एफ की जगह लिखता हूं मैं Fx आई कैप, Fy जे कैप, Fz के कैप। आपके पास फोर्स इस टाइप से वेरिएबल होगी बच्चों, आई में, जेड में और इसमें। तो डॉट करेंगे तो बच्चों dx आई कैप, dy जे कैप और dz के कैप। तो वर्क आता बच्चों जब भी आपका आएगा fx dx इंटीग्रेशन। आपका ऐसा मिलेगा बच्चों, जो x के साथ वेरिएबल है तो dx से आप इंटीग्रेट करो। जो y है बच्चों, dy आपका fy dy इंटीग्रेट। ऐसा ही सेम बच्चों fz dz इंटीग्रेट किया, ये आपका नेटवर्क बनता है। सर क्या हमेशा आई के साथ यदि होता वाई आई कैप या होता एक्स जे कैप, फिर क्या होता? अलग टाइप की फोर्स होती, थोड़ी देर में बताऊंगा। फिलहाल वेरिएबल फोर्स मैं ऐसी लेता हूं, जो आई का जो कंपोनेंट है वो एक्स वेरिएबल है आपका, सही है क्या? तो सिंपल मैं करूंगा बेटा Fx dx। तो जैसे एक एग्जांपल यहाँ, अच्छा जगह नहीं बची है, एक एग्जांपल मैं बताता हूं, पीएमटी का सवाल। उसने बोला फोर्स इज वेरिएबल 0.1 इंटू एक्स स्क्वायर। फोर्स ये दिया हुआ है, आपको वर्क बताना है, वर्क ऑफ एन पार्ट ऑफ या वर्क इन मूविंग, क्या आपको करना है बेटा? ए पार्टिकल, उसका तो मास भी दिया था बच्चों, ए पार्टिकल फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 3 मीटर। ऐसा सवाल आपको दे दिया कि आपकी फोर्स जो है 0.1 इंटू एक्स स्क्वायर है, आपको मूव करना है एक पार्टिकल को 1 से 3 मीटर तक। आप बताओ वर्क क्या करना पड़ेगा? तो एक्चुअली पीएमटी क्वेश्चन आता बच्चों, यहाँ मास भी दिया हुआ था, इनिशियल आपकी स्पीड दिया हुआ था, आप जानते हो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कुछ पढ़ेंगे, उसका यूज करना था। तो बच्चों यहाँ यदि वर्क बनाएंगे क्या करना पड़ेगा? सिर्फ आपका एक्स है तो Fx dx इंटीग्रेशन, सही है बेटा? लिमिट भी दिया 1 से 3, तो 1 से 3 लगा दिया। 0.1 एक्स स्क्वायर, इसको किया बच्चों इंटीग्रेट, कहां से कहां? 1 से 3। 0.1 कांस्टेंट है, मैंने बाहर निकाल दिया। 0.1 एज इट इज, ये बन जाएगा बेटा एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, लिमिट आएगा 1 से 3। 0.1 डिवाइड बाई 3 का ऐसा ही छोड़ दो, ये आएगा बच्चों 27 माइनस 1, दैट इज 0.1 डिवाइड बाई 3 इंटू 26 जूल। सही है क्या? सिंपल वेरिएबल सवाल इस टाइप से आपका बनता है। ये सिर्फ आपका एक्स के साथ वेरिएबल था, ये सिर्फ आपका एक वेरिएबल था बेटा एक्स के साथ, तो मैंने एक्स की लिमिट दिया, पुट किया, आंसर आ गया। ये बनाओ, दोनों वेरिएबल वाला आप सोल्व करना, अभी मैं आपको दूंगा। ये इंटीग्रेशन क्या होता है सर, जानते होगे? पावर में एक जोड़ दो। जनरली मैं अवॉइड करता हूँ मेडिकल के बच्चे सामने ऐसा नाम लेना, ऐसा डेंजरस से बात बोलना कि इंटीग्रेशन कर लो, डिफरेंशिएशन कर। अगला सवाल आप लोग बना देखना कि तुम बोलते ही हो, करते खुद ही हो। अगला क्वेश्चन बच्चों एक्स और वाई वाली फॉर्म वाला आप बनाना। अब जो कॉपी पढ़ते हो बेटा ना, ये जाके ऐसे रख देते हो, उसको उठा के थोड़ा सा कॉपी को नजरें मारा करो, वरना फिर आपका पेंडिंग काम होने लग जाएगा और फिर आप जानते हो काइनेमेटिक्स भी आपको बवाल लगने लग जाती है। अरे ये आपने साथ साथ किया होगा ना, बहुत आसान चीज़ें हैं, आपको मतलब टाइम कंज्यूम नहीं होता इसमें, और बहुत बड़ा वेटेज है बेटा मैकेनिक्स का। 35-40% क्वेश्चन आते हैं,
बना लिया क्या? ये टाइम कंज्यूमिंग है बट इसको फटाफट देखो, पहले वाले 3 सवाल उसको आधा घंटा मैंने लगा दिया क्योंकि मैं जानता हूँ नहीं जानोगे उसको कैसे मैं कंपोनेंट कर रहा हूँ। ये टाइम टेकिंग नहीं है, आपको ऐसे ही बस वेरिएबल क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ नीट में आप इस टाइप का आसान सवाल पूछता है तो इसको आप फटाफट करो। जहाँ मुझे दिक्कत वहाँ आएगी आपको, जहाँ सर आई के साथ वाई आ गया तो मैं क्या करूँगा, तो वहाँ उसको मैं आराम से करा दूंगा। ये तो ऐसे ही वैल्यू पुट करना, करो फटाफट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप करो बच्चों। 16 आपको बच्चों सिंपल, लास्ट में मुझे जूल में आंसर बताना सर इतने जूल आया बस। अब जैसे कर रहे कर लेना, मैं फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ। ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन, ए फोर्स का आगे वैल्यू लिख लो, ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, and a force is applied on mass of 1 kg due to which this object moved from A to B। डाटा लिखाओ बच्चों सामने देख लेना। This object moved from A to B। बच्चों जानबूझ के मैंने ऐसे पार्टिकल दिए हैं आपको, A दिया 1,2, B दिया -1,3, A से B आपका मूव किया है। फाइंड आउट अमाउंट ऑफ वर्क डन, फाइंड आउट अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय दिस फोर्स। बच्चों जानबूझ के मैंने माइनस वर्ड यूज भी किया साथ में, जानबूझ के मैंने माइनस भी यूज किया है। बच्चों एक तो चलो बनाओ यार पूरा, और लिमिट समझ जाए कहाँ से कहाँ लगेगी बेटा। इसमें ये तो आप जानते होगे ना सर, ये x1 है, ये x2 है, ये आपका y1 है, जानते होगे ना। यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ 2 से 3 जाएगा। अब बनाए देखो, वर्क आएगा बेटे f(x) dx इंटीग्रेशन f(y) dy इंटीग्रेशन सोल्व करो। f(x) dx इंटीग्रेशन लिमिट लगेगी बेटा 1 से -1 ऐसा, और प्लस बनेगा f(y) dy। वैल्यू आप पुट करो बेटा, लिमिट आपको लगानी आनी चाहिए। अब सिंपल इंटीग्रेशन है, आंसर है तो बच्चा बोलना है। अपने आप बनाओ, देखो मत। पहले वाले बच्चों वर्क x वाले कंपाउंड का 0 हो जाएगा, बेशक चाहे -1 लिमिट है, लेकिन क्योंकि स्क्वायर में है तो +1 ही बनेगा उसका। आंसर आएगा 19/3 जूल। ठीक, आसान सवाल, इजी सवाल। थोड़ा सा परिवर्तन करके देखता हूँ, क्वेश्चन आपको ही सोल्व करना है। थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, क्वेश्चन आपको सोल्व करना। देखो ax मैं बोल रहा हूँ तो बच्चों मैं एक्सेलरेशन पोजीशन टाइम बोलना चाहता हूँ। मैं बोला बच्चों ax ग्राफ, तो मैं एक्सेलरेशन और पोजीशन ax ऐसा बोलना चाहता हूँ। देखो एक बार, ax graph for an object of mass 5 kg, ax graph for an object of mass 5 kg is given as shown in figure. Find out amount of work done from number 1 0 to 8 meter, 0 to 8 meter, number 2 4 to 8 meter। नंबर 2 आ जाएगा बेटा 4 to 8 मीटर। आपको बच्चों एक ax कर्व दिया हुआ है, ये मैंने बना रखा है। आपको 2 वर्क आपको बनाने हैं। एक आपको बनाना बच्चों 0 to 8 मीटर में कितना वर्क है, एक बात। नंबर 2 आपको बनाना बच्चों 4 to 8 मीटर में कितना वर्क है। सर हम एक बार आप सुनो मेरी बात अब अच्छे से ना। सर ग्राफ वाला सवाल आपने वर्क में नहीं सिखाया, बात सही। आपने ग्राफ का सवाल पूछा, आपने नहीं सिखाया। तो मैंने आपको ये बोला था बच्चों, जब भी आपको ग्राफ का सवाल आए, ग्राफ का क्वेश्चन जब भी आता है उसको 2 तरीके से सोचो बस आप। सर ये स्लोप क्या दे सकता है और एरिया क्या देगा। बच्चों स्लोप यहाँ कुछ दे सकता है क्या, a/x या dA/dx, हमने कुछ नहीं पढ़ा सर। सर इसका एरिया कुछ दे सकता है क्या, एरिया क्या बच्चों इसका a/dx, अरे y/dx जानते हो आप, a/dx ये इसका एरिया है सर। तो ये कुछ देगा क्या बच्चों, डायरेक्ट तो पता नहीं जो दे रहा, लेकिन इससे सीधे मल्टीप्लाई बाई मास आप कर दोगे ना, मल्टीप्लाई बाई मास आप कर दोगे, क्या बन जाएगा a इंटू m/dx, ये हो गया बच्चों f/dx इंटू, फिर मेरा वर्क बन जाएगा सर। बस समझ में आया क्या। हमें करना क्या पड़ेगा बेटा, हमें एरिया निकालना है और मास से मल्टीप्लाई करना, सही है क्या। अब देखो बना के क्या बनेगा। अगला डाउट आपसे ही पूछ रहा हूं बच्चों, यहाँ क्या करना है बेटा, पूरा एरिया पॉजिटिव लेना है कि ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव। बच्चों क्योंकि नेट वर्क है और वर्क 0 भी होता है, वर्क नेगेटिव, और डिस्टेंस में सारा पॉजिटिव क्यों लेते थे, लिखा था डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस चलने पर कभी 0 नहीं होगी। लेकिन वर्क में तो क्या है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी 0 है, तो इसलिए बच्चों आपका नीचे वाला नेगेटिव लेना बेटा, ऊपर वाला आपको
पॉजिटिव लेना। सिंपल एरिया निकालना, निकालो आप। एक बार 0 से 8 का एरिया निकाल दो, वर्क आ जाएगा बच्चों। किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मास के साथ। आपका एरिया निकाल के नहीं छोड़ना है, एरिया इंटू मास इज वर्क। सामने वहां लिखा हुआ बच्चा, नीचे प्रूव किया ना, एरिया एक्चुअली ADX है। यदि ये FX कर्व होता तो फिर मास कुछ भी दिया मुझे कोई फर्क पड़ता क्या? ना, फिर FX होता, सिंपल एरिया ही आंसर है। PMT लिखो बच्चों इसके ऊपर। सोल्व कर रहेगा तुम लोग, अपने आप करना, मतलब मेरी तरफ मत देखना है ऐसे। चेक करेंगे, बनाओ आप, आगे चलते रहो। ज़्यादा होना चाहिए 100 से, तो ये आपका 10 और 10 कैंसिल, 20। वेरी गुड। वर्क क्या आएगा बेटा? वर्क इज M इंटू एरिया, दैट इज 5 इंटू 20, 100 जूल। 0 से 4 नंबर देखो बेटा, सॉरी 4 to 8 में आ जाएगा, हाफ 2 इंटू 10 माइनस हाफ 2 इंटू 20। ऐसे तो बच्चों मैंने तुम लोगों को अभी सिखाया नहीं है कि वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। यदि यहाँ कोई आपको इनिशियल स्पीड देकर फाइनल पूछता था, बता पाते? यहाँ आपको कोई इनिशियल स्पीड देता 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल बताओ। फिर मुझे वर्क भी नहीं जानता, मैं नॉर्मल सवाल आ गया, क्वेश्चन दिया हुआ है, PMT में आ गया, आपको इनिशियल स्पीड बोला, वो फाइनल पूछा, मैं कोई कंसेप्ट नहीं जानता। मैं पता क्या करता बच्चों, सर एरिया क्या है इसका? ADX, और A इंटू एक्स की फॉर्म है। थर्ड इक्वेशन क्या होती है? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। AS को वहां रख लो, क्या आ जाता है? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो जितना भी एरिया होता है किसके बराबर होता है? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अपने आप वहां से आंसर आता। ऐसा सवाल मैंने काइनेमेटिक्स में आपको करवाया था, याद ही नहीं? ऐसा क्वेश्चन मैंने काइनेमेटिक्स में आपको करवाया था कि बच्चों एरिया का मतलब होता है Y इंटू एक्स एक्सिस कर लो, अपने आप आंसर आने लग जाएगा। बच्चों ये एक टाइप का वर्क आपने पढ़ा, सिंपल वेरिएबल फोर्स हो, चाहे एरिया हो बेटा, चाहे कांस्टेंट फोर्स हो, चाहे कंपाउंड लेना पड़ा हो, इस पे आपका एक इंपॉर्टेंट काम ये बन जाता है। बच्चों मैं एक आपको बहुत बढ़िया टॉपिक अब पढ़ा रहे हैं, या वर्क का क्वेश्चन है जब भी अटकेगा मैं इसी क्वेश्चन को यूज करेंगे, उसको बोलते हैं बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम। टॉपिक आप बना लिया बच्चों, आपने टॉपिक आप लिखो बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम। बच्चों ये इसका ब्रह्मास्त्र है, वर्क पावर का कोई भी क्वेश्चन अटकेगा तो इससे बन जाएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा एक ही लाइन से, आप जानते हो, लेकिन इसका यूज करना आप देखना। आप वर्क एनर्जी थ्योरम देखो बेटा कैसा, वर्क और एनर्जी का रिलेशन आपको बनाना है। आपने वर्क को भी क्या लिखा बेटा? आपने देखा था सर, वर्क को हमने लिखा FDX इंटीग्रेशन। F को लिख सकते हैं बेटा MADX इंटीग्रेशन, सही है क्या सर? यहाँ पे यदि DX है तो A के आप दो फॉर्मूले जानते हो, या तो dV/dt लिखो या VdV/dx लिखो। बच्चे इंटीग्रेट करना एक बार सर, ये M VdV/dx और इंटीग्रेट आपने किया। यदि हम इंटीग्रेशन चाहते हैं सर, यदि आप डेफिनेट इंटीग्रेशन चाहते हो तो लिमिट आपको लगाना पड़ेगा। तो लिमिट लगाओ बच्चों, मैंने इनिशियल स्पीड u है और फाइनल स्पीड v है, तो m ऐसा कैसा VdV को लिखा जा सकता है बेटा v स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इनिशियल u और फाइनल v लिखा बच्चों मैंने, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, दैट इज वर्क। ऐसा लिख सकता हूं बच्चों सर, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज वर्क। इंपॉर्टेंट आ गया बच्चों, किसी भी क्वेश्चन का नेटवर्क जब भी आपको निकालना है, जब भी आपको नेटवर्क निकालना बच्चों, हमेशा आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। तो नेटवर्क का मतलब क्या है बच्चों? जहां 10 20 30 फोर्स लगी हो, 1 2 5 क्वेश्चन में फोर्स कुछ भी लगा हो, जब भी आप नेटवर्क लोगे ना बच्चों, जैसे नॉर्मल फ्रिक्शन हमने वो निकाला 3 अलग अलग का, जब भी नेटवर्क आप बनाओगे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज आप ले लो, अपने आप आंसर आएगा। काइनेटिक एनर्जी चेंज क्या सर? फाइनल और इनिशियल, वहां पे स्पीड मिल जाए तो आंसर आ जाएगा, सही है क्या? स्पीड मिल जाए तो आंसर आ जाएगा। बनाओ छोटा क्वेश्चन फिर आपको करवाता हूं। तो क्या पहले सारे वाले क्वेश्चन में आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछा जा सकता था? बिल्कुल पूछा जा सकता था। वर्क हम निकालते थे, यदि मुझे बोलता इनिशियल स्पीड 0 या रेस्ट पे था, फाइनल बताओ, तो मैं निकाल देता। बचे वो वर्क पावर में सब में आपको यही बोलता रहूंगा मैं, वर्क जो होता है बेटा कहीं भी आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर सकते हो, यदि नेटवर्क आपको लेना है तो। ऐसी ही एक लाइन मैंने वहां भी बोली थी बच्चों, नेटवर्क नेट हीट के बराबर होता है, कहां? साइकिल में, याद है? भूल गई। थर्मो में मैंने आपको बोला था बेटा, नेटवर्क आपसे कई बार नेट हीट पूछे ना, नेट हीट क्या है, और पीवी डायग्राम वर्क निकाल देना, वही आंसर है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg, रेल नहीं बना दूंगा, लिखा लिखा के रेल बना दूंगा, टर्म कंजर्वेटिव है। बात समझ में आई क्या?
अब आप ऐसे चाहो तो बच्चों फिर इलेक्ट्रोस्टेट वाले में भी चार्ज देख पाओ, ग्रेविटी वाले में ग्रेविटेशन फोर्स भी देख पाओगे। आपको एक लाइन में लिखवाया बच्चों, अब हम आपको अच्छे से 2-4 लाइन लिखवाता हूँ और आपको चेक करना तो तरीका बता दिया, उसका एक एग्जाम्पल भी मैं लिखवाऊंगा। देखो बच्चों एक बार आगे, कंजर्वेटिव हमने एग्जाम्पल लिया, कंडीशंस फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, कंडीशंस फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। बच्चों अच्छे से देख दिया, ये लिख रहा हूं मैं। नंबर 1 कंडीशन ये फुलफिल होगी सर। नंबर 2 आपकी जो होगी वाई और जेड के साथ, ये मेरे ख्याल से अब लिखनी आ गई हुई आपको। अब ऐसी कंडीशन आपके पास होनी थी, अब अपने आप बगैर देखे लिख लो। और ये बच्चों एक्स का और जेड का है। ऑल कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई में तब कंजर्वेटिव है। सही है क्या? तीनों कंडीशन एक साथ इक्वल हैं तो कंजर्वेटिव। कोई एक भी इक्वल नहीं है ना बेटा, कंजर्वेटिव नहीं है। ठीक, क्योंकि बच्चे डेल डेल आ गया तो पार्शियल डिफरेंशियल है। एक लाइन लिख लो, हाउ टू सोल्व पार्शियल डिफरेंशिएशन। उसमें साथ में एग्जांपल भी लिखवा दूंगा, हाउ टू सोल्व पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखो बेटा, ओनली डिफरेंशिएट वन टर्म विच इज वेरिएबल, only differentiate one term which is a variable with respect to given quantity, with respect to given quantity, treat all others as constant, treat all others as constant। यहां देखो बच्चों एक बार, अब बेटा यदि एफ एक्स यहां में लिया एक्स स्क्वायर वाई, अब आपको देखो बेटा सभी समझ में आ जाएगा। एफ वाई हमने लिया बच्चों वाई इंटू जेड, बच्चों एफ जेड हमने लिया बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। देखो बेटा एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर करता हूं, अब अच्छे से एक बार देखना, अब फाइनल हो जाएगा। यदि मैंने बोला बेटा एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, सर एक्स वेरिएबल है, हाँ इसको वेरिएबल ले लो, 2x आ गया, बाकी छोड़ दो ऐसा कैसा। यदि आप बोलते सर एफ वाई, आपको एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई करो, कोई दिक्कत नहीं सर, वाई का क्या है ओनली वाई, तो एक्स स्क्वायर जेड आ गया, समझे क्या? यदि कोई मुझे बोलता बेटा आप एफ एक्स का जेड के रिस्पेक्ट में करो, क्या जेड की टर्म है? हाँ है सर, जेड की टर्म क्या है? ओनली 1 आ जाएगा, अगेन दैट इज एक्स स्क्वायर वाई। ऐसे ही बच्चे चाहते रहे यहाँ इसका बताओ एफ वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स बताओ, एक्स की टर्म है ही नहीं तो कॉन्स्टेंट है 0। सर आप बताओ एफ वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई बताओ, क्या कर देता बेटा मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, सर जेड आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू जेड बता दो, क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास वाई। सही है क्या? वो अपने आप करके देख लेना आप। अरे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, आप समझ गए शायद। चलो पूछता हूँ तुमसे देख के, बेटा आप एफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स बताओ, एफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स बताओ, क्या आंसर आएगा? 2x। भाई समझ में आएगा बेटा? एफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई बताओ, 2y एक्स स्क्वायर जेड। मैं बोलता बेटा एफ जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड बताओ, समझेगा बात को? आसान चीज है ये, और बनाओ आप। फिर मेन मुद्दे की लाइन हम लिखवा देंगे, डायरेक्ट आंसर आएंगे। ये वो चीज है जो तुम छोड़ा होगा, तुमने नहीं पढ़ा होगा। तो बच्चे तुमने पढ़ा होगा क्या बच्चे? ये किसी बच्चे ने पढ़ा है? एक्चुअली ये चीज ऐसी बेटा जनरली छोड़ देते, चीज ये 2 मन कितनी देर में 5 मिनट में समझा दिया और 7 में समझा दिया। अदरवाइज जब पेपर में कभी पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखा दिखे तो हम देख के डर जाएंगे कि मल्टीप्लाई वाला डिफरेंशिएशन हमने ऐसे पढ़ा ही नहीं। आपने पढ़ा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आसान चीज है। ये वो चीज है जिसका सोल्यूशन देख के आप नहीं समझ सकते क्या लिखा हुआ है, फिर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो। नीचे नोट सीधा बच्चों, आपको नोट को फॉलो करना, लेकिन आप लॉजिकल समझ पाओगे नोट सर ने क्यों लिखवाया। बेटा आई के साथ सिर्फ एक्स है तो इसका मतलब वाई और जेड में अपने आप 0 हो वो। यदि जे के साथ यदि बच्चों सिंपल आपका वाई की टर्म है तो जेड और एक्स के अपने आप 0 है, तो सारे अपने आप ही पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 हो जाते हैं, इसलिए हमने उसको कंजर्वेटिव बोलूँगा। देखो एक बार नोट लिखो, बना नहीं क्या? अरे तो अपने आप भी कर लेना इसको, तो ऐसे ही करके दिखाया मैंने आपको, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। यदि आई के साथ, ऐसे लिखो जैसे मैं बोल रहा हूँ, यदि आई के साथ ओनली एक्स की टर्म हो, आई के साथ ओनली एक्स की टर्म हो और जे के साथ ओनली वाई की टर्म हो, और के के साथ ओनली जेड की टर्म हो, के के साथ ओनली जेड की टर्म हो, तो फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव होती है। तो फोर्स
हमेशा कंजर्वेटिव होती है। बच्चों ऐसा सवाल पूछता आपसे बेटा, वो सवाल कैसे पूछा? देखो कितनी डेंजरस इक्वेशन लिखी हुई सामने, दिख रहे हो आप? वो डेंजरस ही चीज लिखा हो। वो आपसे ऐसे पूछेगा, एक टेबल पे ए और बी पॉइंट हैं और ए और बी पॉइंट से आप ऐसे गए, एक पाथ 1 नंबर, एक पाथ सीधा 2 नंबर और एक पाथ कहीं यहां से 3 नंबर। आपसे ऐसे पूछेगा वर्क डन जो होगा 1 में ज़्यादा, 2 में ज़्यादा, 3 में ज़्यादा। वर्क डन जो होगा 1 में कम, फिर 2 में, फिर 3 में। बात समझे हो? फिर सारा बराबर। अरे आपको सोचना नहीं पड़ेगा। इतना डेंजरस सा सवाल जो देख के मैं छोड़ देता, पता नहीं क्या किया हुआ है सर, या पता नहीं मैं कहाँ थर्मो से सोच रहा हूँ सर, ईट है, ये है एरिया, वैसे सोच रहा होता। लेकिन अब मैं क्या करूँगा सर, फोर्स ये कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है? बेटे फोर्स कैसी है? ये फोर्स आपकी है बच्चों, ये कंजर्वेटिव। कैसे पता चला सर? कुछ भी लिखा उल्ट पटांग। आई के साथ ओनली एक्स लिखा हुआ है बच्चों, जे के साथ ओनली वाई की टर्म और ये सिर्फ और जेड की टर्म है। फोर्स कंजर्वेटिव है, इसका मतलब क्या होगा सर? आपका पाथ इंडिपेंडेंट है, W1 W2 और W3 क्या होगा? बराबर। W1 W2 और W3 क्या होगा बच्चों? आपका बराबर। सही है क्या बच्चों? एक बात और सुनना, नीचे स्टार लगा लिखवा दूंगा। कंजर्वेटिव फोर्स बच्चों हमेशा क्लोज्ड पाथ में 0 वर्क डन देता है। कंजर्वेटिव फोर्स बच्चों हमेशा एक क्लोज्ड पाथ में, जैसे यही वाला ले लो आप, ये आपका ए से बी गया और बी से ए आया। ए से बी जाने में मान लो बच्चों +10 जूल वर्क हुआ, तो बी से आने में क्या -. पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो नेट वर्क इन ए क्लोज्ड लूप या क्लोज्ड पाथ फॉर कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज 0। ये बनाओ, नीचे एक नोट लिखवाते हैं। एम्स का सवाल था बच्चों, I + XJ या I + Y²J फोर्स क्लोज पाथ में है, तो बताओ क्या होगा? आंसर 0। आप देख लेना। अरे कांस्टेंट है तब तो कंजर्वेटिव है, वो लिखवाए राम है ना, वेरिएबल वाला लिखवाया। बनाओ शाबाश बनाओ। नीचे नोट आप लिखो बच्चों, एक नीचे नोट आप लिखो बेटा, लिखो बच्चों एक बार, नेट वर्क डन। नोट लिखो बच्चों आप। बच्चों इस नोट के ऊपर आप PMT मार्क करो। नेट वर्क डन इन ए क्लोज्ड पाथ, नेट वर्क डन इन ए क्लोज्ड पाथ बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज ऑलवेज 0। नेट वर्क डन इन ए क्लोज्ड पाथ बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज ऑलवेज 0। नॉन कंजर्वेटिव में बच्चों आपको एक ही लाइन से लिखवा रहा हूं। वर्क नीचे लिखो आप, कंटिन्यू में से ही अगली लाइन में, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज पाथ डिपेंडेंट। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज पाथ डिपेंडेंट। एग्जाम्पल बच्चों फ्रिक्शन। बच्चों फ्रिक्शन फिर आपका एयर फ्रिक्शन भी आ जाएगा, विस्कस फ्रिक्शन भी आएगा और ये सिंपल वाला भी ड्राई फ्रिक्शन भी है ना। एग्जाम्पल फ्रिक्शन होता है बच्चों, इसलिए इसका therefore work done in a closed path by non conservative force, आप लिख दो बेटा NCF, by non conservative force will not be 0। बच्चों दो टाइप की फोर्स अब आने लग जाएंगे बेटा, जहां मैं बच्चों CF लिखूंगा कंजर्वेटिव लिखूंगा और एक जगह बच्चों NCF लिखूंगा तो नॉन कंजर्वेटिव। तो बच्चों वर्क एनर्जी इसको थ्योरम को मैं मॉडिफाई कर दूंगा। वर्क एनर्जी थ्योरम को मैं ऐसे मॉडिफाई कर दूं। आपने क्या लिखा था सर? नेट वर्क डन जो था वो था आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सही था क्या बच्चों? नेटवर्क में दो ही टाइप की फोर्स होंगी, या तो कंजर्वेटिव या तो नॉन कंजर्वेटिव। तो ऐसा लिखूंगा इसको बच्चों मैं, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क जो होगा डेल्टा के होगा। कल बता दूंगा बच्चों आपको, नॉन कंजर्वेटिव को -ΔU बोलते हैं। तो ऐसा लिखा जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव का जो वर्क आएगा डेल्टा के + ΔU आएगा। सही है क्या? वो बाद में। लेकिन फिलहाल आप ये बता सको कि बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम को भी इस फॉर्म में लिखा जाएगा, कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव का वर्क जो डेल्टा के बराबर है। स्प्रिंग का वर्क ऐसे ही लिखवा रहा हूं बस, स्प्रिंग का क्योंकि नेगेटिव वर्क होता है इसलिए बता रहा हूं बच्चों। ये मास m है, यदि बेटा आपने इसने x एक्सटेंड किया या dx एक्सटेंड किया तो फोर्स पीछे लगेगी। तो स्मॉल वर्क क्या आएगा? स्मॉल वर्क ये आएगा सर आपका, सर नीचे आपका -kx जो है I कैप है और dx आपका सिंपल है। सही है क्या? I में इंटीग्रेट किया बेटा -kx dx करना बच्चों, इसको -12 k x²। यदि लिमिट लगाते हो बच्चों 0 से x, तो बच्चों स्प्रिंग का वर्क जो होता है नेगेटिव होता है, दैट इज -12 k x²। सर ये क्यों बता रहे हो माइनस वाला? अरे जब मैं आपको कल एनर्जी स्टोर बताऊंगा तो वहां बताऊंगा स्प्रिंग एनर्जी स्टोर करता है 12 k x²। कहां से किया वो यहां से बताऊंगा बेटा। खुद जो भी स्प्रिंग फोर्स थी नेगेटिव वर्क करती है। नेगेटिव क्यों करती थी? स्टार लाइन पहले लिखवा चुका हूं मैं आपको एनएलएम में। कैसे बेटा? डिस्प्लेसमेंट
और आपकी स्प्रिंग फोर्स हमेशा अपोजिट है, हमेशा अपोजिट है, क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव आएगा। सर वैल्यू कैसे आई बेटा, के एक्स डी एक्स, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मैंने लिया इसलिए माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग फोर्स का वर्क होता है। यहाँ लिखो बस, बहुत आज का टॉपिक लिख के छोड़ दो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। बहुत काम करवाया बच्चों, अब जाके इसको अच्छे से देखना।